ओम प्रकाश वाल्मीकि एक ऐसा नाम है जिसने अपनी आत्मकथा जूठन से आप कह सकते हैं हिंदी साहित्य और समाज दोनों को हिलाकर रख दिया। तो आज हम उन्हीं के जीवन की कहानी और उस एक शक्तिशाली शब्द के पीछे छुपे दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसके टाइटल में ही छिपा है, जूठन। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो उन तमाम मुश्किलों की बुनियाद है जिनसे वाल्मीकि जी पूरी जिंदगी लड़ते रहे। तो जूठन का मतलब सिर्फ बचा हुआ खाना नहीं है, नहीं, ये उस दर्दनाक सामाजिक सिस्टम का प्रतीक है जहां किसी इंसान की मेहनत की कीमत दूसरों की थाली में छोड़े गए टुकड़ों से आंकी जाती थी। मतलब ये खाना नहीं था, ये तो रोज मिलने वाला एक जिल्लत भरा अपमान था। जरा सोच कर देखिए, दिन रात खटने के बाद, पसीना बहाने के बाद किसी के हिस्से में क्या आ रहा है? सिर्फ तिरस्कार, सिर्फ जूठन। ये कोई फिक्शन नहीं है, कोई कहानी नहीं है, ये एक कड़वी, एक क्रूर हकीकत थी जिसे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खुद जिया था। तो सवाल उठता है, कौन थे वो इंसान जिन्होंने ये सब सहा और फिर अपनी कलम से इसी अपमान को एक साहित्यिक क्रांति में बदल दिया? चलिए मिलते हैं युवा ओम प्रकाश वाल्मीकि से। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था 30 जून 1950 को। जगह थी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला और गांव का नाम था बरला। उनके माता पिता छोटन लाल और मुकुंदी देवी एक ऐसे परिवार से थे जो रोजमर्रा के संघर्षों से जूझ रहा था, और यहीं से, इसी गांव से उनकी कहानी की शुरुआत होती है। जरा उस जिंदगी की कल्पना कीजिए, पूरा का पूरा परिवार दिन रात मेहनत कर रहा है, दूसरे घरों के 10-15 मवेशियों की देखभाल करना, उनके बाड़े साफ करना, और इस कमरतोड़ मेहनत के बाद महीने के आखिर में मिलता क्या था? इनाम के तौर पर बची कुची रोटियां यानी जूठन, और बस 12 से 15 किलो अनाज। ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये सरासर शोषण था। अब इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता क्या था? सिर्फ एक, एजुकेशन यानी शिक्षा। लेकिन ये रास्ता भी आसान नहीं था। फूलों का नहीं, बल्कि कांटों से भरा था। और यही इस सिस्टम के खिलाफ वाल्मीकि जी की पहली और सबसे बड़ी लड़ाई बनी। उनकी पढ़ाई का सफर देखिए। शुरुआत हुई एक ऐसे स्कूल से जहां ना कमरे थे, ना बैठने को चटाई। जमीन पर बैठकर पढ़ते थे। जैसे तैसे 11वीं पास की, लेकिन 12वीं में फेल हो गए। और फिर गरीबी ने ऐसा जकड़ा कि सालों तक पढ़ाई छूट गई। कई साल बीत गए, लेकिन उनके अंदर की जो आग थी ना, वो बुझी नहीं थी। और देखिए, सालों बाद 1992 में उन्होंने वापसी की और हिंदी में एमए की डिग्री हासिल की। ये उनकी हिम्मत और जिद की जीत थी, और कुछ नहीं। और बस यहीं से एक बड़ा बदलाव आया। वाल्मीकि जी ने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाया। उन्होंने कलम उठाई और अपने हर अनुभव को, हर जख्म को ऐसे शब्दों में पिरोया जो किसी हथियार से कम नहीं थे। सोचिए, जिस इंसान को समाज में बराबरी से बैठने का हक नहीं दिया जा रहा था, उसी इंसान ने अपनी मेहनत और लगन से कितना लंबा सफर तय किया। शुरुआत की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिस के तौर पर, फिर महाराष्ट्र में ड्राफ्ट्समैन बने, और वहां से तरक्की करते करते पहुंचे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में एक ऑफिसर के पद तक। उनकी काबिलियत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? देखिए, जूठन तो उनकी अपनी आप बीती थी, उनके खुद के जख्मों की कहानी। लेकिन वाल्मीकि जी सिर्फ अपनी आवाज बनकर नहीं रह गए। उन्होंने सलाम और घुसपैठिए जैसे कहानी संग्रह लिखे, और इनके जरिए उन्होंने पूरे दलित समुदाय के दर्द को, उनके संघर्ष को और उनके विद्रोह को साहित्य में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। और उनकी ये लड़ाई सिर्फ किताबों और पन्नों तक ही सीमित नहीं थी, वो इसे लोगों के बीच ले जाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की एक नाट्य संस्था बनाई और नाटकों के जरिए अपनी आवाज को मंच पर उतारा, ताकि सामाजिक बदलाव का संदेश सीधे आम लोगों तक पहुंच सके। तो आखिर ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने पीछे क्या छोड़ गए? सिर्फ कुछ किताबें? नहीं, वो अपने पीछे एक पूरी विरासत छोड़ गए। उन लाखों करोड़ों बेजुबानों के लिए एक आवाज छोड़ गए जिन्हें सदियों से किसी ने सुना ही नहीं था। और देखिए, विडंबना देखिए, जिस समाज ने उन्हें हमेशा तिरस्कृत किया, उसी समाज की बड़ी बड़ी साहित्यिक संस्थाओं ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। उन्हें कई अवार्ड्स मिले, परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, कथाक्रम सम्मान। लेकिन इन सब में सबसे खास था 1993 में मिला डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये उनके पूरे संघर्ष की एक बहुत बड़ी जीत थी। हाँ, ये जो साल था ना 1993, ये एक सिंबॉलिक मूवमेंट था।
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर पुरस्कार मिलना ये सिर्फ एक सम्मान की बात नहीं थी। ये इस बात का ऐलान था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि उसी वैचारिक मशाल को, उसी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। तो असल में ओम प्रकाश वाल्मीकि सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो अपने आप में एक आंदोलन थे। एक ऐसा आंदोलन जिसने हिंदी साहित्य का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने हाशिए पर पड़ी आवाजों को उठाया और साहित्य के बिल्कुल सेंटर में लाके खड़ा कर दिया। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए कि कैसे सिर्फ एक इंसान की कहानी, एक इंसान का सच, जब उसे पूरी हिम्मत के साथ दुनिया के सामने रखा जाता है तो वो सदियों से जमी हुई सामाजिक व्यवस्था की नींव तक को हिलाकर रख सकता है। आज हम बात करने वाले हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मकथा जूठन के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो दिल को झकझोर कर रख देती है। और देखिए, खुद लेखक के ये शब्द ये इस दुनिया की पूरी तस्वीर खींच देते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां मेहनत की कोई कीमत ही नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था मानो गरीबी को बनाए रखना ही एक सोची समझी साजिश हो। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले इसके नाम को ही समझना होगा, जूठन। इस एक शब्द के पीछे जो दर्दनाक सच्चाई छुपी है, पहले उसे जानते हैं। तो जूठन जो है वो असल में ओम प्रकाश वाल्मीकि की अपनी कहानी है, उनकी आत्मकथा। वो उत्तर प्रदेश के एक दलित परिवार में पैदा हुए थे। पर यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये असल में उस पूरे समुदाय के सम्मान की लड़ाई है जिसे उन्होंने अपनी इस किताब में दुनिया के सामने रखा। तो ये जूठन शब्द का मतलब क्या है? सीधा साधा मतलब तो है किसी की थाली में बचा हुआ खाना, लेकिन इसका असली मतलब बहुत गहरा है। ये सिर्फ खाने का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये उस सामाजिक कलंक, उस अपमान का प्रतीक है जिसे दलित समुदाय ने न जाने कितनी सदियों तक सहा है। कहते हैं कि स्कूल विद्या का मंदिर होता है, लेकिन वाल्मीकि के लिए स्कूल में उनकी शिक्षा किसी क्लासरूम में नहीं, बल्कि हाथ में झाड़ू लेकर स्कूल के मैदान में शुरू हुई। ये था उनका अन्याय का पहला पाठ। सोचिए, एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है और हेडमास्टर उससे पूछता है, क्या नाम है बे तेरा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उनके जीवन में अपमान की एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत थी जो बहुत कड़वी थी। और इसके बाद क्या हुआ? पहले दिन उस छोटे से बच्चे को पूरे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाने को मजबूर किया गया। दूसरे दिन फिर से वही, पूरे दिन वही अपमानजनक काम। और ये सिलसिला तीसरे दिन भी चला, जब तक कि उनके पिता ने उन्हें देख नहीं लिया। सोचिए, बाकी बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं और वो अकेले मैदान में झाड़ू लगा रहे हैं। ये एक ऐसा जख्म था जो उनके बचपन पर हमेशा के लिए रह गया। और फिर उनके पिता की वो आवाज जो पूरे स्कूल में गूंज उठी थी, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? उस दिन उनके पिता की उस दहाड़ ने सिर्फ स्कूल की दीवारों को नहीं हिलाया, बल्कि नन्हे ओम प्रकाश के मन में एक उम्मीद जगाई कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है, कि लड़ा जा सकता है। स्कूल का ये अनुभव तो बस एक शुरुआत थी। असल में उनका पूरा जीवन ही श्रम और अपमान के इर्द गिर्द घूमता था। उनके परिवार का गुजारा जिस मेहनत पर टिका था, उसमें इनाम के नाम पर कुछ नहीं था, और सम्मान वो तो बिल्कुल भी नहीं। काम क्या था? गांव के 8 से 10 ऊंची जाति के परिवारों के घर और उनके मवेशियों के बाड़े साफ करना। हर रोज हर घर से 5-6 टोकरी गोबर उठाना। और इस कमरतोड़ मेहनत के बदले मिलता क्या था? अक्सर सिर्फ जूठन। मतलब उनका पूरा जीवन बस इसी चक्र में फंसा हुआ था। दूसरों की गंदगी साफ करो और उनके छोड़े हुए टुकड़ों पर गुजारा करो। एक और किस्सा है सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी की शादी का। वाल्मीकि के परिवार ने 10 दिन से ज्यादा वहां जी तोड़ काम किया था। हर कोई थका हुआ था, लेकिन मन में एक छोटी सी उम्मीद थी कि चलो आज तो शादी के दिन शायद जूठन नहीं बल्कि अच्छा भरपेट खाना मिलेगा। और तब वाल्मीकि की मां हाथ में एक खाली टोकरी लिए चौधरी जी के सामने गिड़गिड़ाती हैं, चौधरी जी सब खा पी कर चले गए, मेरे बच्चों के लिए भी कुछ दे दो, वो बेचारे भी तो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में जूठन की उम्मीद नहीं थी, वो तो अपने बच्चों के लिए बस थोड़ा सा ताज़ा खाना, थोड़ा सा सम्मान मांग रही थीं। और जवाब क्या मिला? अपनी औकात में रह, टोकरी भर के जूठन तो ले जा रही है, उठा टोकरी और चलती बन। सम्मान की एक छोटी सी गुहार का जवाब समाज में उनकी जगह की एक क्रूर याद दिलाकर दिया गया। ये अपमान और बेगारी का सिलसिला यहीं नहीं रुकता, लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल देता है। चलिए उस निर्णायक क्षण की बात करते हैं।
होता क्या है कि गांव में ब्रह्मदेव त्यागी का एक बैल मर जाता है और जैसा कि रिवाज था, वाल्मीकि के परिवार को उस मरे हुए जानवर को हटाने और उसकी खाल उतारने के लिए बुलाया जाता है। ये भी एक तरह की बेगारी ही थी, मतलब काम के बदले कोई मजदूरी नहीं, बस ये उम्मीद थी कि जानवर की खाल बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे। और पैसे भी कितने, सारे खर्चे निकालकर मुश्किल से 10 या 15 रुपए। सिर्फ इन 10-15 रुपयों के लिए ओम प्रकाश को, जो उस वक्त स्कूल में पढ़ते थे, उनकी किताबों से खींचकर इस घिनौने काम में लगा दिया गया। और जब छोटा सा ओम प्रकाश उस खून और गंदगी से लथपथ होकर उस काम को करने की कोशिश कर रहा था, तब उनकी भाभी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी सास यानी वाल्मीकि की मां से कहा, इनसे ये ना कराओ, हम भूखे रह लेंगे, पर इनको इस गंदगी में मत घसीटो। वाल्मीकि खुद लिखते हैं कि उनकी भाभी के वो शब्द आज भी उनके लिए एक रोशनी की तरह हैं, क्योंकि वो पहली बार जब उनके परिवार में किसी ने उनकी पढ़ाई को, उनके भविष्य को पेट की भूख से ज्यादा जरूरी समझा था। बस यही वो पल था जिसने ओम प्रकाश वाल्मीकि की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। और उस दिन के बाद सालों का संघर्ष और पढ़ाई लिखाई रंग लाए। वक्त बदला और हालात में एक ऐसा नाटकीय बदलाव आया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो देखिए वक्त का पहिया कैसे घुमा। एक तरफ था अतीत, जहां वाल्मीकि का परिवार सुखदेव सिंह त्यागी के घर जूठन के लिए तरस रहा था, अपमानित हो रहा था, और दूसरी तरफ है आज, जब सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र एक मेहमान बनकर ओम प्रकाश वाल्मीकि के घर आया है। एक वक्त था जब उन्हें ताजा खाना देने से मना कर दिया गया था, और आज वही सुरेंद्र वाल्मीकि की पत्नी के हाथ के बने खाने की तारीफ कर रहा है। ये एक ही सीन उस पूरे सफर की कहानी कह देता है। और सुरेंद्र सिंह क्या कहते हैं, भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, हमारे घर में तो कोई ऐसा खाना बना ही नहीं सकता। सोचिए कितनी गहरी विडंबना है इसमें। जिस परिवार को उसके दादा ने एक वक्त की रोटी के लायक नहीं समझा था, आज उनका पोता उसी परिवार के खाने की तारीफों के पुल बांध रहा है। तो इस पूरी कहानी से, इस सफर से हम आखिर सीखते क्या हैं? जूठन की ये जो विरासत है वो हमें क्या बताकर जाती है? एक बात तो साफ है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने पढ़ाई लिखाई और अपनी हिम्मत के दम पर खुद को जूठन की उस दुनिया से बाहर निकाल लिया। वो एक बड़े अधिकारी बने, एक सम्मानित लेखक बने। उन्होंने उस गरीबी और अपमान के चक्र को तोड़ दिया, लेकिन वो कभी ये नहीं भूले कि वो कहां से आए थे और उनका संघर्ष क्या था। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो तो उस गंदगी से निकल आए, लेकिन उन लाखों लोगों का क्या जो आज भी वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं? और यही सवाल है जो ये किताब हमारे सामने छोड़कर जाती है। वाल्मीकि खुद लिखते हैं, मैं तो उस गंदगी से बाहर निकल आया हूं, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में कुछ बदला है या कितना बदला है।